जो इस देश के सबसे बड़े माने जाते हैं, उनके कुकर्म बारी बारी से उजागर हो रहे हैं। वो मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। ले देकर बात फिर से राम मंदिर पे आ रही है। 10 साल के शासन में कुछ भी बताने का उनके पास नहीं है। विपक्ष को यहाँ से एक आदर्शवादी आदमी उतारना चाहिए था। उनके यहाँ नारा क्या लग रहा है जानते हैं? नारा लग रहा है कि न मथुरा न काशी अवधेश पासी। अब आप ये बता दीजिए कि उसी बिरादरीवाद पर ही तो आ गए अवधेश। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 4 कदम में हाँफने लगते हैं। लल्लू सिंह के खिलाफ उनको सांसदी लड़ाने का कौन सा औचित्य था? क्या कल पूरी पार्टी के पास कोई आदर्शवादी नेता ही नहीं था? तो वास्तविकता ये है कि वो पूरी पार्टी और पूरा विपक्ष विकल्पहीनता का शिकार है और वो जनता को बेवकूफ़ बनाकर जनता से वोट लेना चाहते हैं। उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। रही बात मेरी, लल्लू सिंह यहाँ के माननीय सांसद हैं। परिक्रमा मार्ग के नाम पर, रामपथ के नाम पर पूरी अयोध्या फैजाबाद को उजाड़ा गया। 3 साल अयोध्या तिरपाल के नीचे लोग रहे। इस आदमी ने कोई एक धरना प्रदर्शन किया कि लोगों को सही मुआवजा मिले? इस आदमी ने कोई एक लड़ाई लड़ी? कोई एक विकास बता दीजिए। सांसद निधि का वो काम जिस पर उनको बाकायदा कमीशन मिलता होगा, उन कामों के अलावा कौन से विजन पर काम किया है आदरणीय सांसद महोदय ने? कि जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है वो यहीं पर मात खा जाती है। वो का एकमात्र काम है कि अपनी पार्टी के गुलाम के तौर पे चुनाव लड़ना है और पार्टी चुनाव जितवाएगी तो फंड बोनस और पेंशन का आनंद लेना है। बाकी उनका जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी क्या योजना है जीतने के बाद? हमारी जो सबसे पहली योजना ये है, जो सबसे पहली योजना है, जो आम आदमी है, जो हमारे दरियाबाद विधानसभा का है, हमारे बीकापुर विधानसभा का है, हमारे रुलौली विधानसभा का है, उसके जीवन में कौन सी हम सहूलियत दे दें। आप जानते हैं, कहने को तो फैजाबाद अयोध्या एक ब्रांड सिटी के लेवल पर पूरे विश्व में है, लेकिन यहाँ के किसानों के पास भंडारण के लिए कोई सामुदायिक व्यवस्था काम नहीं करती। उनका अनाज आवे तो वो औने पौने दाम पर तुरंत बेचे, उसका बाद में वो कोई लाभ नहीं ले पाते। क्या यहाँ के 10 साला सांसद महोदय को इस विषय पर बात नहीं उठानी चाहिए थी? आप जानते हैं, कुछ सालों पहले, मैं केवल आपको 15 साल पहले ले चल रहा हूँ। 15 साल पहले उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा में उन क्षेत्रों में शामिल था जहां सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे। आप जानते हैं, अब आपके शहर में गिनती के कोल्ड स्टोरेज हैं। सारी आयातित सब्जियां यहां पर आती हैं, लिहाजा उनके भाव ज़्यादा हैं और लोगों को खरीदते उनकी कमर टूटती जा रही है। तो जो यहाँ का विकास से मतलब ये है कि यहाँ का जो आदमी है, फैजाबाद का जो लोकल आदमी है, उसके जीवन में कौन सी सहूलियत आ गई? जो रामपथ बनवाएंगे आप, उससे कौन सी सहूलियत आने वाली है? बाहर का बहुत बड़ा तबका आ जाए यहाँ दर्शन कर, क्या अयोध्या के और मंदिर नहीं है? अयोध्या के और मंदिरों में प्रसाद के लाले पड़े हुए हैं। भगवान के शयन आरती की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पुजारी की दवाई नहीं हो पा रही है। क्या इस पर नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है? सांसद का चुनाव लड़ने वाला बड़ी पार्टी का नेता ये जानता है कि हम तो पार्टी के बल पे जीत रहे हैं, तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं। एक पूरे 10 साल में हमें एक बार भी आदरणीय सांसद लल्लू सिंह की आवाज़ नहीं सुनाई दी जब उन्होंने जनता के सरोकार के लिए कोई संघर्ष किया हो, जनता के लिए कुछ बोला हो, सिवाय पेंशन लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए। इसीलिए सांसद बने थे वो। उनकी पार्टी जो भी उल्टा सीधा करेगी वो उसमें हामी बनेंगे। अभी उनका एक बयान वायरल हुआ था कि संविधान बदलने के लिए 400 जरूरी है। ये आदमी खुद बयान दे रहा है, मीटिंग में कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वास्तविकता क्या है कि जैसी आपकी संगत होती है वैसे आपके अल्फाज निकलते हैं। आपकी संगत आपकी पार्टी की है, तो पार्टी में जो पक रहा है वही आपके जुबान से निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है विगत 6 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री को दौरा करना पड़ा, रैली करनी पड़ी, क्या
प्रधानमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की आलोचना करना। वो 10 साल के शासन पे अपनी कोई खूबी बता नहीं पा रहे हैं। वो ये जानते हैं कि एक ऐसे राम मंदिर जिसका निर्माण कार्य 10% से ज़्यादा पूरा नहीं हुआ था, पूरे हिंदू सनातन परंपरा के चारों शंकराचार्यों ने जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया, उसको इस सरकार ने राजनीतिक आयोजन का रूप देकर कराया। क्यों? क्योंकि उनको उसका राजनीतिक लाभ लेना था। और प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से दागदार हैं, गुनाहगार हैं। वो ये जानते हैं कि अगर सरकार बदल गई तो उनका क्या होने वाला है, इसीलिए वो बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। वास्तविकता क्या है? आज नहीं 10-5 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और भी रह ले तो भी वो 400 पार नहीं कर सकती। जिस बच्चे को फर्स्ट लाना होता है उसको कहा जाता है कि तुम बेटा टॉप करना। जब टॉप करने को कहोगे तो वो फर्स्ट आ जाएगा। ये 400 इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि इनका 273 वाला जादुई आंकड़ा छू ले। इनकी पूरी चूल्हे हिली हुई हैं, ये कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे। इनके कार्यकाल में सबसे बड़ा 5 साल पहले हादसा हुआ था पुलवामा का। वो पुलवामा हादसे के 2 साल बाद एक वहां पर अफसर पकड़ा गया। आप लोगों को याद होगा, आप जानते हैं वो अफसर जेल से छूट गया है और उसने धमकी क्या दी थी कि तुम सबकी नौकरी चली जाएगी, मुझे वो पता है, मैं सरकार का आदमी हूँ और पुलवामा के राज सब खोल दूंगा। अब आप ये सोचिए कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये बात है कि पुलवामा इस देश की आंतरिक साजिश थी। किस लिए साजिश थी? क्योंकि उनको 2019 का चुनाव जीतना था। अब जो आदमी सत्ता पाने के लिए इस तरह गिर सकता है कि लोगों, आप जानते हैं पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी कुछ बचा ही नहीं था। इतना बड़ा विस्फोट था कि उसके तापमान से उनका पूरा शरीर पिघल गया। पिघलने के बाद उसको बटोर के और घड़े में रखा गया और ताबूत में बालू भरा गया, इसलिए कि उसका वजन 70-80 किलो के आदमी का हो जाए। इन्होंने अफसर लगाए, अफसरों ने जाके घर वालों को कहा ताबूत खोला नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे संस्कार कर दिया जाएगा उसका, जिससे लोगों को ये पता ही नहीं लग पावे कि उस बालू के बीच में केवल लोटे में वो सना हुआ रक्त रखा है और कुछ नहीं। ऐसे आदमी को आप प्रधानमंत्री से शुचिता की बात करते हैं। वो एक डरे हुए व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि सत्ता आ जाने के बाद एक नहीं तमाम मामलों में जेल जाने का रास्ता खुलेगा, इसीलिए वो बार बार सब जगह जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं कि विपक्ष की बेवकूफ़ियों का उनको फायदा मिल जाए और एक बार वो पुनः सत्ता में आ जाए। ऐसा नहीं कि भाजपा जो है डरी हुई है कि बार-बार प्रधानमंत्री आ रही है। आप वो अयोध्या में नहीं, वो पूरे देश में डरे हुए हैं। मेरे कुछ पत्रकार और साथियों ने कहा, हमने कहा देखो अगर सत्ता बदल जाती